नमस्कार दोस्तों। एक खेल प्रेमी होने के नाते आज मैं आप सभी लोगों को खेल दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि यह मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि को ही खेल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि उनके लिए भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिला है, पर इस बारे में बातें फिर किसी दिन। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि भारत में खेलों का उत्थान कैसे हो, उसके लिए हम प्रोग्रेस के लिए कुछ एक रोड मैप कैसे तैयार करें। दोस्तों, शुरुआत मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए केवल इस बात से सीधे करना चाहूँगा कि भारत में सबसे पहले जो भी कि फ्रेंचाइजी लीग का स्ट्रक्चर चला है, चाहे वो जो कि क्रिकेट से शुरू हुआ था, उसके बाद ये परकोलेट कर गया है और सभी खेलों में, जैसे कि कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और इत्यादि इत्यादि खेलों में। दोस्तों, इससे खेलों का भारत में कोई भला नहीं होने वाला है, ये मैं अपना पर्सनल मत रखता हूँ और मैं आपको इसके बारे में आगे बताना चाहता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि ये सिटी बेस फ्रेंचाइजीज़ हैं, यानी कि शहरी बेस। तो यानी कि जो भारत के कुछ एक शहर हैं वही इसके ऊपर जाकर के काबिज होकर के बैठ गए हैं। और एक क्लोज लीग है जिसमें कि ना तो कोई छोटे शहर का क्लब कभी अंदर घुस सकता है और ना ही किसी बड़े शहर का भी कोई और क्लब इसमें घुस सकता है। कुछ लोगों ने अपना एक कब्जा कर लिया है, चाहे वो 8 हो या 6 हो या 10 हो संख्या में, और वही लोग आपस में खेलते रहेंगे और खेलते ही रहेंगे, और किसी बाहर के किसी व्यक्ति के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। इसके अलावा एक शहर से जो क्लब उसमें घुस रहा है, एंट्री ले रहा है, वो किसी कंपटीशन से लड़ करके नहीं आया है, ना ही कि वो उसी शहर के अन्य क्लबों से खेल करके आया है। किसी एक धन्ना सेठ ने पैसा लगाया है और उसने उसके बाद इस क्लब को लेने के बाद उसमें प्रवेश करा दिया है, और एक ओपन कंपटीशन जहाँ पर कि क्लब्स की आपस की फाइट होती और उसके बाद कोई क्लब निकल कर गया था और उस शहर को रिप्रेजेंट कर रहा होता नेशनल लेवल पर। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये मेरिटोक्रेसी नहीं है, ये तो टोटल तरीके से आपका पैसे का खेल है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसने अपना एक क्लब बनाया और इसमें शामिल हो गया और वो किसी और को आने भी नहीं देगा उस शहर की ओर से। जबकि हकीकत ये है कि हम बार बार ये कहते हैं कि भारत में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, और भारत में खेल काफ़ी फैले हुए हैं। और उसका एक मैं उदाहरण आपको इसे छोटे छोटे देना चाहूँगा कि अगर आप क्रिकेट का एक उदाहरण दें तो भारत के बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स जहाँ पर सर्वाइव करते हैं आज भी। उदाहरण के लिए मेरठ। लेकिन वहाँ के किसी क्लब को क्या कभी आईपीएल में जगह मिलेगी? आप ये सोच के देखें, आपको कोई पता नहीं चलेगा। इसके अलावा भारत के ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। भारत की ऐसी बहुत सारी पॉकेट्स हैं जहाँ गेम्स बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे कि फुटबॉल आपकी कोल्हापुर में। पर क्या वहाँ का कोई फुटबॉल का क्लब क्या आईएसएल में कभी घुसेगा, कोल्हापुर का? या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट के जैसे कि मिज़ोरम से और मणिपुर से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हमारे आते हैं। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि भारत के 70% अभी आंकड़ा आया था, प्लेयर्स भारत के 5 राज्यों से ही आते हैं। तो उन सारे क्लबों के छोटे छोटे क्लब जैसे कि जालंधर हुआ या मणिपुर के हुए या लांगलुई हुआ आपका ये मिज़ोरम का जिला, जहाँ से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स भारत के आते हैं। तो क्या यहाँ के क्लब कभी आईएसएल में खेल पाएंगे, या कभी आपके जो शहर हैं जिनके ओपन कंपटीशन हो वहाँ के क्लब कभी आईपीएल में खेल पाएंगे क्रिकेट के? जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया था आपके लिए। इसके अलावा कानपुर हुआ या फिर आपका बम्बई का ही कोई और क्लब, जैसे मुंबई का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है, क्या वो कभी भी रिप्लेस कर सकता है मुंबई की आईपीएल की टीम को? इसके बारे में कभी सोचिएगा। तो दोस्तों, इस फ्रेंचाइजी लीग को एक क्लोज लीग है जिसमें किसी छोटे आदमी या छोटे क्लब के लिए कोई जगह नहीं है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान इस क्लब स्ट्रक्चर का हो रहा है, जो कि क्लब स्ट्रक्चर का है नहीं, ये कुछ एक लोगों का एक एसोसिएशन है जो पूरी तरीके से इसके ऊपर काबिज होकर के खेलों के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर के बैठ गई है। इससे जनता पूरी तरीके से इसलिए गायब है क्योंकि जनता के बीच में कोई कनेक्ट नहीं है। कोई जो कॉलोनी का क्लब नीचे से चलता है वो ऊपर तक जाता है। जैसे कि जितने भी आप इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब हों या किसी भी फुटबॉल लीग के क्लब हों वो देखें, तो वो एक सिटी बेस क्लब होते हैं, और सिटी बेस की भी कॉलोनी बेस कई बार होती हैं, और बहुत छोटे छोटे शहरों में क्लब होते हैं, और वहाँ के लोग चंदा कर कर और वहाँ के बिजनेसमैन पैसा लगाकर उस क्लब को खड़ा करते हैं, और उसमें फिर बाहर के खिलाड़ी बुला दिए जाते हैं, उसमें पूरी एक टीम स्ट्रक्चर लगाया जाता है। इसीलिए उन लोगों का जो पैशन उस क्लब के लिए होता है वो देखने योग्य होता है, क्योंकि वो उस सिस्टम को, उसको, उनका क्लब को रिप्रेजेंट जो कराते हैं, वो एक उनका कम्युनिटी क्लब किसे कहते हैं वो होता है, और कम्युनिटी क्लब लेकर के ऊपर जाता है। जबकि ये सारे क्लब जो आप देख रहे हैं सारे कॉर्पोरेट टाइप के क्लब हैं। तो कॉर्पोरेट क्लब में वो कभी आपको अंदर से फील कभी नहीं बन पाएगा जो कि कम्युनिटी क्लब में बनेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों की सेंसिटिविटी, उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं उस क्लब से जुड़ी हुई होती हैं। दोस्तों, वो होता है असली खेल प्यार, और वहाँ से जो खिलाड़ी निकलते हैं और उनको जो प्यार मिलता है और जो पैसा इकट्ठा होता है और जो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वो एक अलग ही चीज़ है। तो कभी भी इसकी तुलना उससे ना करें। और उसमें क्या होता है, कई बार खतरा बना रहता है एक्चुअली, क्योंकि बड़े बड़े एम्पायर उसमें तबाह हो गए, और जो छोटे छोटे एम्पायर थे वो कई बार उठ करके ऊपर तक गए। जैसे कि लिस्टर सिटी ने कुछ दिन पहले इंग्लिश प्रीमियर लीग को जीता था, और बड़े बड़े क्लब जैसे कि कैजर्सलाउटर्न वगैरह आज जर्मन लीग में बर्बाद हो चुके हैं।
दोस्तों इसके बाद बताना चाहूँगा, ओपन कंपटीशन होगा और पॉकेट्स पर अगर हम फोकस करेंगे खेलों में, जैसे कि कुछ एक पॉकेट्स हमारे बड़े स्ट्रांग हैं, जैसे कि आपका अगर ले लीजिए कबड्डी में तो आपका हरियाणा जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ के गेम में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये हम जानते ही हैं। इसके अलावा बहुत सारे पॉकेट्स, जैसे मैंने आपको भी बताया कि कोल्हापुर की फुटबॉल हुई या फिर आपका नॉर्थ ईस्ट का फुटबॉल, ये सब हुआ। अगर पॉकेट्स पर हम फोकस करेंगे तो हमारे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। और लीग्स का जो एक नुकसान बहुत बड़ा तगड़ा वाला है वो ये है कि हमारे यहाँ इसमें सिटोरियाबाजी बहुत बढ़ गई है और जो सिटोरिया उनकी मौज आई है, तो एक तरीके से फिक्सिंग वगैरह का भी हेवन बन गया है और इससे खेल का फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इसका बढ़िया उदाहरण है हमारा एक फुटबॉल टीम, जो कि फीफा रैंकिंग में जहाँ पहले थी आज उससे कहीं ज़्यादा बदतर हो चुकी है, जबकि इतने समय से हमारा आईएसएल चल रहा है। दोस्तों आगे बात करते हैं, तो अगर हम फिजिकल स्ट्रेंथ के गेमों की बात करें तो हमारी जितनी भी देखेंगे आप प्रतिभाएं आ रही हैं, उनमें से 95 या परसेंट के आसपास प्रतिभाएं, चाहे वो एथलेटिक्स हो, रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, कबड्डी हो, इसके अलावा जो भी हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़्यादा ज़्यादा गेम है, इन सब में अगर आप देखें जो भी भारत के मेडल्स आते हैं उनमें 95% जो एथलीट्स हैं हमारे वो गांव से आते हैं निकल के। तो दोस्तों हमारे को प्रोफाइल जो अगर गांव की इनकी देखते हैं तो हमारे लिए चूँकि इसकी वजह सही साफ़ है, क्योंकि वो लोग शारीरिक दमखम बचपन से कर रहे होते हैं यहाँ के लोग। और ये ऐसा इंडिया के साथ नहीं है, पूरे वर्ल्ड ओवर यही प्रोफाइल है कि जो गरीब घरों के बच्चे हैं, चाहे वो जेनेडिन जेडाल हो, पेले हो, माराडोना हो, गरीचा हो, आप किसी की प्रोफाइल उठा करके देखें, कार्ल लुइस, उसेन बोल्ट, ये सारे के सारे गरीब घरों से निकले हुए और ऊपर तक गए हुए बच्चे हैं। तो भारत में अगर खेलों का वास्तव में हमको विकास के लिए देखना है, हालांकि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे भी रही है, तो हमें खेलों गाँव की ओर जाकर के इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए थोड़े से उन पॉकेट्स में, खासतौर से उन खेलों के स्पोर्ट्स के सेंटर्स को खोलना होगा जहाँ पर वो खेल लोकप्रिय हैं। दोस्तों कुर्ग में हमारे हॉकी बहुत लोकप्रिय है, जैसा आप जानते होंगे। संसारपुर हमारा पंजाब का, जहाँ से हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर आए हैं। 1975 की जो हॉकी टीम हमारी विनर थी, अजीत पाल सिंह, वो वहीं के ही रहने वाले थे, संसारपुर के। और जसजीत हमारा आखिरी प्लेयर थे वहाँ के। और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमारे पंजाब से, हॉकी के, हरियाणा से बहुत अच्छे अच्छे आते रहे हैं। तीसरी बात तो बताना चाहूँगा कि टेलीकास्ट हमारा जो है वो खेलों का बहुत ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा यूट्यूब चैनल पर ही भले ही एक छोटा टेलीकास्ट आया, उसका बीम हो, क्योंकि एक खिलाड़ी जब खेलने जा रहा होता है तो उसके कई सारे जान पहचान के लोग, रिश्तेदार, वो सब देखते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं, एंजॉय करते हैं, और एक स्पोर्ट्स का एक एनवायरनमेंट बनता है। और टेलीकास्ट दोस्तों बहुत ज़रूरी है, भले ही वो सिर्फ यूट्यूब पर हो, भले एक छोटे से किसी लिंक पर हो, लेकिन टेलीकास्ट जब होता है किसी खेल का तो उसका प्रचार प्रसार जब होता है तो बहुत ज़्यादा पब्लिक से कनेक्टिविटीज़ की बढ़ती है। दोस्तों उसके बाद शहरों में फैसिलिटीज़ जो हैं वो उसके बाद बढ़ाई जा सकती हैं, जैसे कि प्राइमरी लेवल फैसिलिटीज़ आपके लिए स्पोर्ट्स की वहाँ डाल दी, और उसमें से जो प्रतिभाएं निकल करके फ़िल्टर होकर के ऊपर को आई, उनको फिर शहर लाने का काम करा जाए, यहाँ तक कि स्टेट्स कैपिटल या स्पोर्ट्स कैपिटल जो हमने बनाई है उनके लिए। और स्पोर्ट्स कैपिटल में लाने के बाद उनको इंडिया के जो बेस्ट अच्छे कोचेस, एथलीट्स, फिजियोज़ हैं, उनकी गाइडेंस में उनको डाला जाए। यहाँ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि भारत में अच्छे कोचेस, डाइटिशियंस, फिजियो ये अभी हैं, पर इनकी और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उनका बहुत ज़्यादा स्कोप काम करने का बना हुआ है। तो ये जब उन तराशे हुए, फ़िल्टर किए हुए खिलाड़ियों के साथ जुड़ेंगे तो उनके नतीजे बहुत ही ज़बरदस्त आएंगे। और ऐसा पूरे वर्ल्ड में यही होता है कि एक प्रिलिमिनरी स्टेज को पार करने के बाद खिलाड़ी को अच्छी कोचिंग सेंटर में डाला जाता है, उनके लिए बेस्ट फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और करा जाता है। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि केवल सफल व्यक्ति पर पैसों की वर्षा बरसात नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ ये आजकल कल चलन चल गया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि तारीफ़ ना हो, ज़रूर हो, लेकिन किसी पर तो करोड़ों रुपए की बरसात हो रही है और उससे बस केवल एक मैदान या महज चौथे स्थान पर छूट जाने वाले व्यक्ति या किसी केवल क्वार्टर फाइनल में हार जाने वाले व्यक्ति को पूरे गुमनामी के अंधेरे में खो दिया जाता है और उसके ऊपर कुछ भी ध्यान, अटेंशन नहीं दिया जाता है। दोस्तों इस एटीट्यूड से थोड़ा बाहर निकलना होगा। एक सर्टेन इंश्योरेंस अमाउंट हो जो फेडरेशन या गवर्नमेंट वगैरह दें, और एक इंसेंटिव के तौर पर करें कि अगर थोड़ा सा इस तरीके का अच्छा इंसेंटिव भी आता है, कुछ होता है, तो मेरे ख्याल से मोटिवेशन एक बना रहेगा और बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी खिलाड़ियों के बीच में पैदा नहीं हो पाएगी। दोस्तों सरकारी प्रयासों की मैं सराहना करूंगा कि निश्चित तौर पर खेलों का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, और वो खिलाड़ी जो पहले छोटी छोटी बातों के लिए तरसा करते थे, आज उनके लिए अच्छी गाइडेंस, सुविधाएं वगैरह अच्छी मिलना शुरू हुई हैं। इस बारे में मैं ज़रूर कहूँगा। पर हाँ, यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि अभी हमें बड़े खेलों के आयोजन के लिए थोड़ा और रुकना चाहिए। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि इतनी पावरफुल कंट्रीज जैसे कि हंगरी हुआ या क्यूबा, अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन क्यूबा पहले काफ़ी अच्छा अभी भी है वैसे, तो क्यूबा हुआ, लेकिन ये लोग अभी तक ओलंपिक नहीं कराए हैं। और यहाँ तक कि बड़े बड़े ताकतवर देश जैसे कि आप कह सकते हैं कि जापान में सिर्फ 2 बार ओलंपिक हुआ है, या इटली हुआ आपका, वहाँ सिर्फ 1 बार ओलंपिक हुआ है। तो दोस्तों पेरिस में भी ओलंपिक अभी तक काफ़ी कम बार हुए हैं, फ्रांस में भी, जर्मनी में केवल 2 1 बार हुए हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अभी ओलंपिक कराने के आयोजन की बजाय अगर हम पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स पर, कोचेस, फिजियोज वगैरह पर ध्यान दें और एक महाशक्ति के रूप में उभरें, कम से कम एशिया के तौर पर बहुत ऊपर जाएं,
उसके बाद अगर हम इन खेलों की ओर देखें, बड़े टूर्नामेंट की ओर, क्योंकि ये टूर्नामेंट ज़्यादातर आपने दुनिया में देखा होगा सफ़ेद हाथी के तौर पर रह जाते हैं, बाद में स्टेडियम्स खाली पड़े रह जाते हैं। और पेरिस ओलंपिक तो इस बार इतने कंजूसी भरे हुए थे कि भारत की टीम को अपने एसी तक अपने पैसों से खरीदने पड़े थे, पोर्टेबल। तो दोस्तों बहुत कंजूसी भरे आजकल ओलंपिक हो रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में बहुत कॉस्ट कटिंग हुई थी, क्योंकि इसके बाद जो बिल्डिंगें या स्ट्रक्चर खड़े होते हैं वो सारे के सारे लैंग्वेशिंग रह जाते हैं और उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता, और एक बहुत सफ़ेद हाथी बन के रह जाते हैं। फिर दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो फेडरेशंस हैं इनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर ख़राब प्रदर्शन होता है तो, और डोपिंग पर बहुत तगड़ा प्रतिबंध लगना चाहिए, और जो खिलाड़ी डोपिंग वगैरह पक्के तौर पर पाए जाएँ तो उनके लिए एंकरेजमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और उनकी सज़ा थोड़ी होनी चाहिए, ताकि कोई चीटिंग कर करके आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। जैसे कि दिल्ली के पिछली साल एथलेटिक्स टूर्नामेंट में आपने देखा था कि डोपिंग की वजह से जब डोप टेस्ट होना शुरू हुआ तो खिलाड़ी सारे के सारे भाग गए, और एक टूर्नामेंट तो ऐसा हुआ जिसमें केवल एक ही खिलाड़ी पहुंचा और बाकी सारे खिलाड़ी पहुंचे ही नहीं थे, और नॉमिनेशन सारे खिलाड़ियों ने अपने वापस ले लिए थे। तो इससे पता चलता है कि क्या कंडीशन थी। दोस्तों टूर्नामेंट हमारे लिए थोड़े बढ़ाने होंगे और थोड़ा ग्राउंड लेवल तक आना होगा। केवल एक बड़े बड़े टूर्नामेंटों को लेकर के चलना और उनके ऊपर ही खाली फोकस करते रहने से भी नहीं बनता। अगर हमें अंडर 15 के टूर्नामेंट, या उससे भी नीचे अंडर 12, या हो सकता है छोटे से, या अंडर 20, इस तरह के टूर्नामेंट्स थोड़े से बढ़ाने होंगे। भले उनमें इंसेंटिव पुरस्कार राशि थोड़ी कम हो, पर उससे एक इंसेंटिव और मोटिवेशन मिलता रहेगा प्लेयर्स को, और वहाँ से अगर हम फिल्टर लेकर के ऊपर को चलना शुरू करेंगे तो हम एक अच्छी एज तक आते आते अच्छे टूर्नामेंट अपने खिलाड़ियों के देख सकते हैं, अच्छी प्रोग्रेस हम देख सकते हैं। स्पॉन्सर्स हमें थोड़े से बढ़ाने होंगे। गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटीज़ दे रही है, गवर्नमेंट ने अच्छा कॉर्पोरेट्स को सहयोग के लिए मांगा भी है और वो दे भी रहे हैं। थोड़ा सा और अगर बढ़ जाए तो और अच्छा है। और टैलेंटेड खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के तौर पर कुछ दिया जा सकता है, जैसे कि उनके लिए सरकारी नौकरियां, जैसे कि कुछ राज्य करते भी हैं। इसके अलावा अगर एक सर्टेन लेवल उनका क्राइटेरिया पूरा होता है तो उसके अलावा उनके लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, फ़ॉरेन में पढ़ाई, या फिर फ़ॉरेन में अच्छे कोचेस की गाइडेंस में उनके लिए भेजने की स्कॉलरशिप्स, इस तरीके की चीज़ें अगर डाली जाएँ तो ज़रूर हमारे लिए खिलाड़ियों के भी जो वोटेशन बढ़ेगा। और लास्ट में मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो शहर के लोग हैं उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि जो हमारे गांव की प्रतिभाएं आ रही हैं उनके लिए थोड़ा तालियां बजाना शुरू करें। केवल एक ही खेल रख के अपने दिमाग को सीमित कर कर ना रह जाएं, क्योंकि अगर हमें स्पोर्टिंग पावर बनना है, एक स्पोर्टिंग नेशन बनना है, तो हमें सभी खेलों में आगे बढ़ना होगा। केवल एक खेल, और वैसे उस खेल के बारे में बुराई का मैं आपके लिए कभी बात करूंगा, लेकिन अगर हम ऐसे ही बन करके रह जाएंगे तो बाकी खेलों में तरक्की बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो शहर के लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वो सभी खेल देखें, सभी तरह के खिलाड़ियों का मोटिवेशन करें, उनका भी उतना ही सम्मान करें, इज्जत करें, और व्यूअरशिप बढ़ाएं, और स्पॉन्सर्स अपने आप चलते हुए आ जाएंगे। दोस्तों आपने इस वीडियो को गौर से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।